नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज 19वां दिन है किसान आंदोलन का। सवाल यही कि सरकार और किसानों के बीच कैसे समझौते की सूरत बनेगी। दिन बीत रहे हैं, समाधान नहीं निकल रहा। किसानों ने आज शाम के 5 बजे तक उपवास रखा। किसानों के साथ आम आदमी पार्टी ने भी रखा। उधर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। अब सवाल यह कि कहीं किसानों की समस्या के समाधान में सियासी पेच तो नहीं है। ये रिपोर्ट फिर हमारे साथ खुद जुड़ेंगे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस और तमाम मेहमान जिनसे चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए, और जब कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है कि अपराधी निकलना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर साहब जो है किसानों के सबसे बड़े धोखेबाज हैं। जब लोगों की सुनामी आती है तो बड़े बड़े सियासी पेड़ जड़े होते हैं वो गिर जाते हैं। कैप्टन अमरिंदर जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले ढोंगी हैं, अरविंद केजरीवाल ढोंगी है। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा बदमाश है। ये आपस किसानों की बात भूल चुके हैं। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है और आज का दिन आर पार के घमासान का है। किसानों ने आज भूख हड़ताल और बीजेपी दफ्तर के घेराव की ताकत भी अपने आंदोलन में झोंक दी। दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ अन्नदाता अनशन पर बैठ गए। 40 किसानों ने उपवास कर सरकार पर दबाव बढ़ाया, लेकिन समर्थन में सभी किसान सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर जमे रहे। किसान संगठनों ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में डीसी दफ्तर का भी घेराव किया। करनाल से लेकर पठानकोट, फतेहाबाद से लेकर कानपुर तक कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने कहीं सचिवालय पर उतरे तो कहीं बीजेपी दफ्तर पर। सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। एक तरफ किसानों का संघर्ष है और दूसरी तरफ सियासत भी उपवास पर जोर मार रही है। दिल्ली में आप बनाम बीजेपी, आप बनाम कांग्रेस और कांग्रेस बनाम बीजेपी के सियासी बयान शोर करते रहे। मैंने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में उपवास रख के इन किसानों की मांगों के समर्थन में प्रार्थना की है। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार जल्दी अहंकार छोड़ के और ये सारी मांगे किसानों की पूरी करेंगी। फार्म बिल को यहाँ कानून बना के दिल्ली में फिर जाके भूख हड़ताल में बैठना वो ठीक उसी प्रकार है जैसे ये कांग्रेस वाले, याद है ना, छोले भटूरे खा के जाके भूख हड़ताल में बैठे थे। इधर सरकार में हलचल तो खूब दिखी, लेकिन कोई भी 2 कदम आगे या पीछे नहीं बढ़ा। किसान मुद्दे पर गृह मंत्री और कृषि मंत्री मिले। राजनाथ सिंह ने गलतफहमी दूर करने की बात की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले। Recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers. किसानों का उपवास तो खत्म हो गया, लेकिन सुलह का रास्ता कैसे निकलेगा, इस पर कृषि मंत्री को सुनिए। आज 10 किसान संगठनों से मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान किया कि 7 राज्यों के कई संगठन सरकार के साथ हैं और ये कृषि बिल नेक काम है किसानों के लिए। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। दिसंबर के महीने की एक और सर्द रात किसान बॉर्डर पर काटेंगे और सरकार के लिए चुनौती है कि अड़े हुए हैं किसान, कैसे निकलेगा समाधान। आज तक ब्यूरो। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीधा पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी आज तक पर जुड़ रहे हैं। देवेंद्र साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, देखिए 19वां दिन है, समझौता नहीं निकल रहा है, रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है? आपकी जिद है, किसानों की जिद है, और क्या स्ट्रैटेजी है? कैसे आप सोच रहे हैं कि ये इस पूरे मुद्दे को आपकी सरकार सुलझाएगी? देवेंद्र जी। देखिए, सरकार बड़े खुले मन से बातचीत कर रही है। सरकार लगातार ये कह रही है कि सारे पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे, और शुरुआत में बातचीत भी हुई। कभी उन्होंने लिखकर मांगा तो सरकार ने कहा लिख कर देंगे, कभी उन्होंने कहा अमेंडमेंट चाहिए तो सरकार ने कहा अमेंडमेंट करेंगे। लेकिन ये जो सारे चर्चा करने वाले ग्रुप्स है, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये चाहते नहीं है कि आंदोलन खत्म हो, उनके दिमाग में राजनीति है। वो लोग ये चाहते हैं कि लगातार आंदोलन चलता रहे, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देखिए, कोई सोया है तो उसको जगाया जा सकता है, पर अगर कोई सोने का ढोंग कर रहा है तो उसको जगाया नहीं जा सकता।
मैं ये मानता हूं कि जरूर वहां पर कुछ किसान ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ईमानदारी से इस आंदोलन में शामिल है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे तत्व जरूर घुसे हैं कि जो आंदोलन को समाप्त नहीं होने देना चाहते। और इसलिए लगातार जब सारी मांगे केंद्र सरकार मानने को तैयार है, तो अब वो ये कहते हैं कि नहीं जी, ये सारे बिल आप रिपील कर दो। ऐसे कैसे रिपील हो जाएंगे? देश के इतने राज्यों में अभी भी ये बिल लागू है। महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र ने तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने 2006 में लागू किया है। तब से लेकर पिछले 14 सालों में महाराष्ट्र में कानून लागू है। इसका फायदा ही महाराष्ट्र में हुआ है। हमारे जो किसान नासिक के हैं, उन्होंने वैल्यू चेन तैयार की, आज उसके माध्यम से उनको फायदा हो रहा है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में तो उसी जमाने में 29 कॉर्पोरेट्स को सीधा खरीद का लाइसेंस दे दिया सरकार ने। वो खरीद रहे, किसी की जमीन गई नहीं है। महाराष्ट्र में प्राइवेट एपीएमसी उसी समय तैयार हो गई। आज सरकारी एपीएमसी भी है और प्राइवेट एपीएमसी भी है। और केवल महाराष्ट्र नहीं, देश के 8 से 10 राज्यों में अलग अलग प्रकार से ये सारे कानून लागू है और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर निवेश आ रहा है। तो ऐसे समय जब अगर ये कहेंगे कि ये सारे कानून आप निरस्त कर दो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ। और मुझे लगता है कुछ लोग वहां पर ऐसे हैं कि जो इस आंदोलन को समाप्त ही नहीं होने देना चाहते। लेकिन आपकी जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है देवेंद्र फडणवीस जी, वो विपक्ष नहीं, आप लाख कोसिए विपक्ष को। आपके लिए प्रॉब्लम विपक्ष नहीं है, प्रॉब्लम वो किसान है जो वहां पर बैठे हुए हैं और उसका सरकार को समाधान निकालना है, उनसे बातचीत करनी है, उनको समझाना है। देखिए, हमारी प्रॉब्लम कभी किसान हो ही नहीं सकते। इस देश में किसान कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। किसान तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन जब उनके साथ साथ कुछ राजनीतिक तत्व घुस जाते हैं और कुछ ऐसे लोग घुस जाते हैं जो उनको गुमराह भी करते हैं, और जब वो सॉल्यूशन पर आते हैं तो उनको डिरेल भी करते हैं। अब वहां पर ऐसा है कि कई प्रकार के लीडर तैयार हो गए, और जब उनके ध्यान में भी आता है कि सरकार सही बात कह रही है, अब तो हमारी बात सरकार मान रही है, हमने उसको मान लेना चाहिए। ऐसे समय ऐसे तत्व उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप सरकार के साथ शामिल हो गए, आप तो सरकारी बन गए, आपने तो सरकार से हाथ मिला लिया। और ऐसे समय वो ऐसे कई लोग हिम्मत नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर हमारा प्रॉब्लम ये बिल्कुल किसान नहीं है, हमारा प्रॉब्लम वो तत्व है कि जो इस प्रकार का सॉल्यूशन नहीं निकाल देना चाहते, क्योंकि उनकी राजनीति के लिए वो ये चाहते हैं कि इस प्रकार का आंदोलन चलता रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो वाम, क्या आपका इशारा एक तरह से वाम दलों के किसान संगठनों पर है? आपका कहना है कि वो दबाव बाकी संगठनों पर बना रहे हैं जिसकी वजह से कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है? देखिए, वो भी है, और अलग अलग प्रकार के, अभी मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं, इतने अलग अलग तत्व वहां दिखाई पड़ते। कोई खालिस्तान जिंदाबाद का नारा वहां लगा रहा है, कोई अलग अलग झंडे फड़का रहा है, कोई जिस प्रकार की राजनीति वहां कर रहा है, और अल्ट्रा लेफ्टिस्ट तो है ही है, सारे लोग वहां पर है। तो कुल मिलाकर जो किसानों का आंदोलन है उसको कुछ लोग हाईजैक करना चाह रहे हैं। और वहां पर उस आंदोलन में आप देखिए, पहले दिन जितने बड़े पैमाने पर किसान वहां थे, आज वो दिखाई नहीं पड़ते। कई किसानों के ये ध्यान में आया कि हमारा उपयोग किया जा रहा है, हम तो शुद्ध मन से आए, लेकिन ये लोग हमारे आंदोलन में घुसकर हमारे कांधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। तो कई किसान लौट गए, वो वहां पर नहीं है। पहले दिन की संख्या और आज की संख्या आप स्वयं देख सकते हैं। इसलिए ये सारे के सारे तत्व जो है, ये एक प्रकार से सॉल्यूशन की जगह जितना ज्यादा इसको खींच पाए, जितनी ज्यादा अराजकता फैल पाए, ये प्रयास वो कर रहे हैं। किसानों की हर मांग के ऊपर केंद्र की सरकार बातचीत करने को पूरे तरीके से तैयार है। हमारे लिए कोई ईगो की बात नहीं है। किसानों के हित में 2 कदम आगे आना पड़े या 2 कदम पीछे जाना पड़े, हमारी सरकार तैयार होगी, बशर्ते केवल राजनीति के लिए अगर ये किया जाएगा तो मुझे लगता नहीं है कि ये सरकार कोई अपना निर्णय वापस। लेकिन फडणवीस जी देखिए, एमएसपी को लेकर न्यूनतम, आपने कदम की बात की, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे चलने को तैयार है। 2 कदम आगे में सबसे बड़ा कदम तो एमएसपी को लेकर है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एक इस तरह की जानकारी सामने आई कि सरकार क्वांटिफाई कर सकती है कि इतने अनाज तक आपको एमएसपी की लीगल गारंटी मिलेगी। क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या ठोस कदम सरकार उठाएगी अगर वो कानून का हिस्सा बनाने के लिए किसान इस वक्त एक तरह से अड़े हुए हैं? तो देखिए, पहली बात तो यह है कि एमएसपी के ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एमएसपी चलती रहेगी।
उसके बाद एमएसपी के ऊपर केंद्र सरकार ने उसको लिखित में देने की भी बात मंजूर की। उसको कानूनन ढंग से अगर लाना है तो उसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। और मैं पूछना चाहता हूं, अभी जो एमएसपी की बात हो रही है, इससे पहले इतने सालों से सरकारें चल रही है, उन सरकारों ने एमएसपी को कानून में क्यों नहीं लाया? क्योंकि उस समय भी लगातार ये मांग होती थी, लेकिन उसमें जो अड़चने थी उसको कानूनन ढांचे में लाने में, इसलिए उन सरकारों ने नहीं लाया। लेकिन आज हमारी सरकार जो है ऐसे सारे चीजों के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं तो कहना चाहता हूं और मैं कांग्रेस एनसीपी को पूछना चाहता हूं, मैंने महाराष्ट्र में पिछले समय कानून लाया था कि अगर एमएसपी से नीचे खरीद होगी तो 1 साल की सजा होगी। इन्हीं कांग्रेस एनसीपी के लोगों ने और सारी विरोधी पार्टियों ने उस समय उसका विरोध किया था, और ऊपर के जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी, तो हमको बिल वहां पर रोकना पड़ा। तो कुल मिलाकर मुझे यह लगता है कि इसको हमने समझना चाहिए, इसका स्पिरिट क्या होना चाहिए। स्पिरिट यह होना चाहिए चाहे जो हो जाए एमएसपी ये किसानों को मिलनी चाहिए, और उस स्पिरिट के ऊपर कोई भी निर्णय लेने के लिए केंद्र की सरकार तैयार रहेगी। आपने महाराष्ट्र की बात छेड़ी, इसीलिए मेरा अगला सवाल महाराष्ट्र के ही आपके बतौर पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त के दौरान, देखिए शरद पवार अब खुलकर इसके खिलाफ बोल रहे हैं और वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, 2 हिस्से हैं इसके। पहला यही कि देखिए, एक तो जो महाराष्ट्र के किसान है वो इस आंदोलन में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, अगर वो सूरत आप समझाएं। और दूसरी तरफ शरद पवार का जो स्टैंड है इस पर, क्योंकि वो इसके खिलाफ है। हालांकि उन्होंने, जब वो कृषि मंत्री थे तब उन्होंने मंडी सिस्टम बिचौलियों को हटाने की बात की थी, लेकिन आज वो इसके खिलाफ है। देवेंद्र जी, देख, महाराष्ट्र के किसान इसलिए नहीं हो रहे कि ये सारे कानून 15 सालों से महाराष्ट्र में लागू है। देखिए, कानून नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये 2006 में महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुआ, आज अच्छे तरीके से महाराष्ट्र में चल रहा है। आज इंटरनेशनल कंपनीज, पेप्सी जैसी कंपनी जो फूड में है, वो डायरेक्ट वैल्यू चेन तैयार करके आज माल खरीद रही है और किसानों को उसका फायदा भी हो रहा है। और इसलिए महाराष्ट्र में लोगों के ध्यान में आया कि ये जो बातें कही जाती थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीनें चली जाएगी, ये कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा केंद्र सरकार ने तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट तैयार किया उसमें रिजोल्यूशन मैकेनिज्म रखा है। महाराष्ट्र में तो रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और दूसरा, ये जो मंडी के बाहर खरीदने की बात जो है, केवल मंडी में बेचना पड़ेगा, इस प्रकार की जो कंपल्शन था, उसमें से जो बाहर निकालने की बात है वो भी महाराष्ट्र ने 15 साल पहले ही कर दिया। महाराष्ट्र में प्राइवेट मंडियां भी अलाउ कर दी, 28 लोगों को डायरेक्ट लाइसेंस भी दे दिया। जब हम सरकार में थे तो हमने फल और सब्जी को कहीं पर भी किसान बेच सकते हैं, इस प्रकार का प्रावधान किया, जिसका सबने स्वागत किया। आज मुंबई में आप देखेंगे सीधी किसान मंडी लगी है, उनको कोई सरकारी मंडी में नहीं जाना पड़ता, किसान सीधा आकर अपना माल बेचते। और लॉकडाउन के समय तो इतना फायदा किसानों को इस सीधे बेचने के कारण हुआ। और विशेष रूप से जो मैंगो का हमारा किसान है, आम का, कोकण का, वो तो ये कहता है कि हमने लॉकडाउन के समय जितना पैसा कमाया ये डायरेक्ट मार्केटिंग के माध्यम से, उतना इससे पहले कभी नहीं कमाया। तो महाराष्ट्र के किसानों को पता है कि महाराष्ट्र में सारे कानून लागू होने के कारण उनका फायदा हुआ है, उनका नुकसान नहीं हुआ है। और जहां तक पवार साहब की बात है, आप देखिए पवार साहब के सारे बयान आप देखिए, एक भी बयान में उन्होंने इन जो कानून है उनके तत्वों पर बात नहीं की है। कहीं पर भी वो नहीं कहते कि भाई मंडी के बाहर बेचने की परमिशन देना गलत है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत है, क्योंकि अगर आप पवार साहब का आत्मचरित्र निकाल कर देखें तो उसमें भी उन्होंने लिखा है कि मैं बारामती से जब मुंबई की मंडी में माल लाता हूं तो मुझे 17% अधिक पैसा देना पड़ता है जो मेरी गाड़ी कमाई का है, वो मैं क्यों दूं, और इसलिए मुझे कहीं पर भी माल बेचने की परमिशन मिलनी चाहिए। ये उनके आत्मचरित्र में उन्होंने लिखा है। और इसलिए लगातार पवार साहब बात क्या करते हैं, ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, ऊपर के सभागृह में यानी राज्यसभा में बिल जल्दबाजी में पास कर दिया, इस पे और चर्चा होनी चाहिए थी। क्योंकि तत्वों के ऊपर अगर वो बात करेंगे तो वो जिस समय कृषि मंत्री थे उस समय के टास्क फोर्स ने ये सारे के सारे बिलों के बारे में एक अपना रिपोर्ट दिया हुआ है और उन्होंने राज्यों को लेटर लिखा है कि इस प्रकार के रिफॉर्म्स राज्य करे। तो मुझे लगता है कि जो भूमिका उन्होंने ली है, आज उस भूमिका को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर बिलों में परिवर्तित किया है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब उनके सामने अड़चन है, उनको एक तो विपक्ष के साथ भी रहना है और दूसरे और उनको ये पता है कि इसको अगर हम तात्विक विरोध करेंगे तो ये सारी चीजें हमने महाराष्ट्र में की है और देश में भी करने को बोला है। तो ऐसे उलझन में फंसे पवार साहब।
फडणवीस जी, लेकिन शरद पवार आप कह रहे हैं कि एक बेसिक जो उसकी फॉर्मेट है उस पर नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी वो तो इसे काला कानून कह रहे हैं, उनके साथी हैं सरकार में वहां। देखिए, राहुल जी के बारे में पूरी रिस्पेक्ट रखते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल जी इन 3 कानूनों को एक बार एक्सप्लेन करके दिखा दे। इन 3 कानूनों में क्या है ये एक बार ठीक ढंग से अगर राहुल जी बता दे तो उनके साथ भी चर्चा हो जाएगी। चलिए आखिरी सवाल आपसे, क्या मोदी सरकार के लिए दोनों ही टेन्योर को मिला ले, सीएए पर विरोध हुआ, हमने डिमोनेटाइजेशन पर भी विरोध देखा, लेकिन पहली बार किसान इस तरह के आंदोलन में अगर बॉर्डर पर खड़े हैं राजधानी के, क्या मोदी सरकार के लिए पहली बड़ी मुश्किल ये दिखाई दे रही है? देखिए, मोदी जी की सरकार के सामने रोज नई चुनौती लाने का प्रयास किया जाता है और उस हर चुनौती को अपनी सकारात्मकता के माध्यम से और निर्णय क्षमता के माध्यम से मोदी जी की सरकार बिल्कुल उसका सामना करती है और उस पर हल निकालती है। ये भी जो आंदोलन हमारे सामने हो रहा है इसमें से भी हल निकलेगा। सरकार सकारात्मकता से आगे जाएगी और जो सच्चे किसान नेता होंगे, जो किसानों का हित चाहेंगे, उनकी बात पूरे तरीके से सुनी जाएगी, लेकिन जो मात्र राजनीति करेंगे उनको वैसा ही जवाब ये सरकार देगी। देवेंद्र फडणवीस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। अब चलिए आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ एमपी हैं आरएलपी के, वो जुड़ गए हैं, कृष्णवीर चौधरी जी प्रेसिडेंट भारतीय कृषक समाज के गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, जसविंदर सिंह संधू साहब किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके साथ शुरुआत करते हुए मैं आज बेनीवाल साहब शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि सरकार तीनों बिल तो वापस लेने को तैयार नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम एमएसपी पर भरोसा दे रहे हैं। लिखित प्रस्ताव पर क्या बातचीत नहीं होनी चाहिए? और हमने सुना है कि दिल्ली जयपुर जो रोड है उसको जाम करने पर सरकार से आपकी बातचीत हुई और आपने कह दिया है कि ठीक है अभी इसको 1 सप्ताह नहीं करेंगे। पूरी बात समझा। ऐसा है, मैंने इस आंदोलन जो तीनों कृषि बिल लोकसभा के अंदर जब लाए गए थे, हाँ, उस दिन मैं अंदर नहीं था, मेरी कोरोना की झूठी रिपोर्ट बता के मुझे बाहर कर दिया था। नहीं तो निश्चित रूप से लोकसभा के अंदर भी मैं तीनों कृषि बिलों का विरोध करता। ठीक है। अब ये जो तीनों बिल है इनको लाने की आवश्यकता ही नहीं है, और अगर ये लेके आए तो किसान का तो इसमें कोई भला होने वाला नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, जो एक पूरा देश इनके ऊपर भरोसा कर रहा है। प्रधानमंत्री धारा 370 हटा सकते हैं, हाँ। तो किसानों के लिए उनको इतना करना चाहिए। आज किसान ठंड में पिछले 16 दिन से हड़ताल पे है और हमें कोई मजा नहीं आता कि वहाँ इस बात पर राजनीति करें, लेकिन किसान और जवान को जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम जाएंगे। परसों 12 तारीख हमारे पहले पंचायत चुनाव थे, नहीं तुम पहले ही सड़कों पे आ जाते। मैंने गृह मंत्री जी को बीच में पत्र भी लिखा था, चेयरपर्सन है वो एनडीए के। राजस्थान में तो पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत हो गई। ये कृषि बिल और ये आंदोलन होते हुए वो कह रहे हैं यहाँ तो लोग हमारे साथ खड़े हैं। अजी मेरी बात सुनो, पंचायत चुनाव के अंदर जीत नहीं, अभी 12 जिले बाकी हैं और कल जो नगर पालिका का रिजल्ट आया उसमें बीजेपी हार गई। आपने आज देखा होगा 3 बाई इलेक्शन होना है अभी राजस्थान में, आगे के चुनाव आगे हैं। इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ तीनों जो बिल है इन बिलों से सरकार को कोई भी फायदा नहीं होने वाला। सरकार को जिद छोड़नी चाहिए। परसों मैं 10-15 हजार लोगों के साथ बॉर्डर पर गया था, मैं रोका था बॉर्डर पे। हाँ। गृह मंत्री जी का टेलीफोन मेरे पास 2 बार आया था और उन्होंने कहा कि एक बार आप आके मिलो, मैं बात भी करूंगा। लेकिन किसका फोन आया था? अमित शाह जी का टेलीफोन आया था, हाँ, कि भाई आप आए। और क्योंकि मैं एनडीए अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है, अभी मैं अंदर ही हूँ। हो सकता है कि किसान आंदोलन में एनडीए छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि हम भी बात से पीछे नहीं हटेंगे। ये तीनों जो कृषि बिल है ये किसानों के पक्ष में कतई नहीं है। ठीक है, गौरव भाटिया जी लाने की भी आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं इन कृषि बिलों की। ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए उनके बात का। हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी सीधी धमकी दे रहे हैं कि एनडीए भी छोड़ देंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि सरकार की किरकिरी हो रही है, किसान आपसे गुस्सा रहे हैं इसको लेकर। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो इसी तरह की बातें 2019 के चुनाव से पहले भी करी गई थी। किसान खुश नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता ने करारा तमाचा दिया, पक्ष सब देख रहे हैं। लेकिन मैं आज अपना उत्तर 2 भाग में बांटूंगा। पहले किसान भाइयों की चर्चा करूंगा। श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही है कि किसान हमारा सम्मान है, हमारी पहचान है और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है।
और ये बात आप भी मानेंगी कि ये ईमानदार सरकार है जिसकी मंशा पे कोई शक नहीं हो सकता है। बातचीत का दौर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। किसानों की जो भी मांगे होंगी उस पर विचार होगा, लेकिन हाँ, एक बात सरकार ने भी स्पष्ट मांगी है कि आप ये तो बताइए कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिससे आपको दिक्कत है, जिससे कि कोई ना कोई सल्यूशन, कोई हल निकाला जाए। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे जो आपने भी अपने चैनल में उठाई। आज हमने देखा अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, शपथ संविधान की लेते हैं, वो धरना प्रदर्शन और उपवास पे बैठे हुए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं अंजना जी जो 23 नवंबर 2020 को एक कानून लागू दिल्ली में कर चुके हैं। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? किसानों में और सरकार में तो बातचीत होगी, लेकिन ये जो शोर मंडली है ना, जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम को किसान बताया जाता है, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरी बात, संसद में हार गए तो क्या गलियों में इस तरह से आप दिखाएंगे कि राजनीति हो गई? ये मैं राजनीतिक दलों के लिए कह रहा हूं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं किसान अगर आज अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा। और किसान राहुल गांधी जी से क्या कह रहे हैं आपको मालूम है अंजना जी? कि आप 51 साल की उम्र तक अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाए, तो इसलिए प्रवचन मत दीजिए। जब चर्चा संसद में हो रही थी तो राहुल गांधी जी चर्चा में क्यों नहीं थे? उसकी गुणवत्ता पे बात क्यों नहीं कर रहे थे? प्रावधान दर प्रावधान क्यों नहीं बता रहे थे कि ये हमें कबूल नहीं है, सही नहीं है? ये सब हम लोग कई बार सुन गए। अभय दुबे जी से मैं जवाब लूंगी। जसविंदर सिंह संधू साहब है क्या हमारे साथ? संधू साहब, जल्दी से आपके पास इसका जवाब लेते हुए। वो कह रहे हैं कि, और आपने देवेंद्र फडणवीस जी को भी सुना, सबका ये मानना है कि कई जो अल्ट्रा लेफ्ट है वो किसान आंदोलन में जाकर हावी हो रहा है। इस पर आपका क्या जवाब होगा? कृषि बिल सरकार नई वापस ले रही है, वो कुछ लिखित प्रस्ताव है, इस पर कृषि मंत्री ने कहा है कि आप लोगों के जवाब का इंतजार है। चूंकि आप वहीं, मुझे लगता है कि अनशन की जगह से और ये प्रोटेस्ट की जगह से, विरोध की जगह से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संधू साहब बताइए वहां से। संधू जी आवाज आ रही है? चलिए, आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, इसको जल्दी से ठीक करते हैं, इस पर जवाब लेंगे। जल्दी से आपके पास आते हुए अभय दुबे जी, वो कह रहे हैं अब खूब हल्ला कीजिए। जब किसान खुद ही चल लिए, बॉर्डर तक पहुंच गए, उसके बाद से आप लोग उनके कंधे पर, पुराना जो मुहावरा है उनका। प्रधानमंत्री जी पूंजीपतियों को पूजिए मगर किसानों के पेट पर लात मत मारिए। खेतों के हितों में, मेहनत मजदूरी के काम में, फसलों के दाम में कहीं किसान दिखाई नहीं देता आपको। किसान दिखाई देता है तो खालिस्तान में, पाकिस्तान में, गुमराह गैंग में। कितनी शर्मनाक बात है प्रधानमंत्री जी। 19 दिन से कड़कड़ाती ठंड में किसान गुहार लगा रहा है आपसे, सिर्फ फसलों के दाम चाहता है आपसे। वो ये जो उनके उसके पेट में भूख और पैरों में बीवाई है, उसी किसान की बदौलत आपकी सिंहासन की सत्ता में रौनक आई है प्रधानमंत्री जी। अभी फडणवीस साहब को सुन रहा था मैं, अरे पूर्व मुख्यमंत्री है, कुछ तो सच बोलते। जिस टास्क फोर्स की वो बात कर रहे थे वो 26 जून 2001 अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। जिस पत्र को लिखा शरद पवार जी ने वो 2003 का मॉडल एपीएमसी एक्ट था। अटल जी कहते थे कि ये राज्यों का अधिकार है, केंद्र का कानून हम नहीं बनाएंगे। मनमोहन सिंह जी ने भी ये नहीं किया। वो ठीक कह रहे थे, वो मैं बताता हूं आपको। ये जो इस कानून के 6 प्रावधान है वो 10 राज्य कह रहे थे नहीं फडणवीस जी, कम से कम 25 राज्य हैं जिन्होंने प्राइवेट मार्केट, डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल। वो तो कह रहे हैं कि जो किसान संगठन आज कृषि मंत्री से मिले हैं वो इस कानून के साथ हैं, वो नहीं चाहते सरकार दबाव में आए, वो ये कह रहे हैं। कौन से सारे किसान? 250 किसान संगठनों ने पहले प्रोटेस्ट किया, आज सारे देश का किसान सड़कों पर है। आपने किया क्या षड्यंत्र? मैं बताता हूं सिर्फ 2 लाइन में आपको। इस हिंदुस्तान का इंपोर्ट प्रधानमंत्री जी सुनिए, 6223% बढ़ गया 6 सालों में, जबकि प्रोडक्शन 265 मिलियन टन था, वो 290 मिलियन टन तक पहुंच गया। असीमित मात्रा में पूंजीपतियों को इस कानून में संग्रहण की अनुमति दे दी। वो करते क्या हैं? वो ऐसे समय फसल बाजार में उतारते जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और प्राइसेस क्रैश कर देते, क्योंकि 94% मैं जवाब लूंगी के हवाले। अभय जी इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। संधू साहब ठीक है, जल्दी से पूरा कीजिए सर, एक लाइन। आखिरी बात, ये बार बार जो झूठ परोसा जा रहा है एमएसपी का, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध है, बकौल शांता कुमार कमेटी पढ़िए, सिर्फ 6 से 8% हम फसल समर्थन। ठीक
हैं, जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि आज दिन भर क्या क्या कुछ हुआ है, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि बातचीत कैसे आगे बढ़ रही है। किसानों ने दरअसल आज 11 से 5 बजे तक भूख हड़ताल यानी उपवास रखने की बात कही थी। इधर 5 बजे तक किसानों ने भूख हड़ताल किया। आंदोलन का आज 19वां दिन है जो किसान आंदोलन में है। जिला मुख्यालयों पर किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ 19वां दिन कई जगह, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो। किसानों के समर्थन में केजरीवाल का उपवास था। आज उनकी पार्टी खुद वो अमित शाह से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। कृषि मंत्री ने कई किसान संगठनों से भी मुलाकात की। 10 किसान संगठन के नेता से मिले वो, और उन्होंने कहा कि कई किसान संगठन हैं ये अलग अलग राज्यों से जो हमारे समर्थन में है। हरियाणा के एमपी विधायक से मिले कृषि मंत्री, उन्होंने वहां पर भी बातचीत की। और इधर नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने, और सीधा वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने आज नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है। दुष्यंत चौटाला जी, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? एमएसपी को लेकर, तीनों कृषि बिल वापस लेने को लेकर अभी भी किसान राजधानी के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। क्या बातचीत हुई, क्या भरोसा मिला आपको सरकार की तरफ से? देखिए, केंद्र सरकार पिछले हर दौर की वार्ता के बाद एक पॉजिटिव नोट पर है कि जो अमेंडमेंट्स फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं उसको वो एक्सेप्ट करने को तैयार है, मगर म्यूचुअल रास्ता जब ही निकलेगा जब दोनों पक्ष बात करेंगे। जहाँ तक गडकरी जी से मुलाकात की बात है, हमारे बहुत लॉन्ग पेंडिंग नेशनल हाईवेज के मामले थे, और एक मामला जो मैंने स्वयं टेकअप किया था ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का स्टेट के अंदर, जो हमारे स्टेट में आज एग्जिस्ट नहीं करता, उसके ऊपर चर्चा हुई थी। बिल्कुल किसान मूवमेंट के ऊपर भी उनसे चर्चा हुई है, और वो भी इस पक्ष के हैं कि म्यूचुअली मिलकर जहां फार्मर्स की मांग की बात है, इसका रास्ता केंद्र और यूनियंस को निकालना चाहिए। आपने परसों कहा था दुष्यंत जी कि 48 घंटे कहा था आपने कि 48 घंटे के अंदर समाधान निकल जाएगा। कैसे पता चला आपको? किससे आपकी बात हुई और क्या समाधान वाकई निकल रहा है? मुश्किल नहीं हो रहा आपके लिए सरकार के साथ टिके रहना ऐसे वक्त पर, जबकि उनके अपने कई साथी छोड़ गए? अंजना जी, आप खुद समझ सकते, इतने साल तो आपको पत्रकारिता में होगी कि कोई भी एजिटेशन बिना वार्ता के समाप्त नहीं हुआ। चाहे अन्ना हजारे की मूवमेंट हो रिसेंटली, तो उससे बड़ी मूवमेंट कोई हुई नहीं। पूरे देश भर के अंदर एक बड़ी मूवमेंट चली थी, और उसके बाद भी वार्ता के बाद ही नतीजे निकले थे। आज जो मांगे हैं, मुझे लगता है अधिकतम पर केंद्र सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है। अगर कोई एक्ट्स में अमेंडमेंट की बात है, उसके लिए भी केंद्र तैयार है, और मुझे लगता है कि जो 7वें दौर की चर्चा होने वाली है उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे, जिसके अंदर किसानी का भी भला होगा, और केंद्र सरकार की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं किसान के प्रति और फ्रूटफुल होगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी से, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बेनीवाल जी एक कमेंट मैं आपसे लेना चाहती हूँ। धमकी क्यों कि सरकार या एनडीए का साथ छोड़ देंगे? जिसे छोड़ना था वो तो छोड़ के चले गए, शिरोमणि अकाली दल वाले चले गए। मैं अंदर उस दिन लोकसभा में होता तो मैं भी छोड़ के चला जाता, उस दिन था नहीं मैं अंदर। और कल मैं परसों 15,000 लोग लेके गया था बॉर्डर पे। हाँ। और कल हम तारीख तय कर रहे हैं, 7 दिन के अंदर अंदर 2 लाख लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हम वहाँ पे सभा करेंगे कोटपुतली और शाहजहांपुर के बीच कोई स्थान पे, और सरकार को बड़ा मन रख के इन बिलों को वापस लेना चाहिए। इन बिलों से सरकार को फायदा कुछ भी, नुकसान ही नुकसान। तो गृह मंत्री से क्या बात हुई आपकी? गृह मंत्री जी ने मुझे कहा कि एक बार आप आओ दिल्ली, बात करो। 1 आध दिन के अंदर कोशिश करूंगा बात करने। बात क्या करें? बात तो यही है कि भाई किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं देश के अंदर, इनकी मांगे माने सरकार, बड़ा मन रखे। क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद जो देश में माहौल बना था प्रधानमंत्री जी का, इस किसान आंदोलन से नेगेटिव हो रहा है मामला पूरे देश में। अच्छा, ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम है? किसान आंदोलन, तीनों कृषि बिल वापस लो, क्या प्रॉब्लम है? कहाँ पर है? सरकार तो कह रही है मंडियां भी चलेंगी, खुद पीएम भी कह रहे हैं, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। कहाँ 5 प्रॉब्लम गिनाई है जी? सरकार को क्या जरूरत पड़ गई एकदम बिल लाने की? ये तो सरकार तय करेगी ना, ये तो लॉन्ग पेंडिंग कृषि रिफॉर्म थे। मुझे 5 प्रॉब्लम बताइए जो इन तीनों कृषि बिल में है। सब सरकार अपना तय करेगी, हम हमारा रास्ता तय करेंगे। हमको जरूरी थोड़ी सरकार के पिछले को बन के रहेंगे। हम कोई सरकार एनडीए में गठबंधन में तो हमें वोट दिलाए तो हमने भी दिलाए 200-2500 जगह, ठीक है ना। किसान सड़क पे बैठा तो हम इस तरह सरकार के साथ नहीं रहते। 5 प्रॉब्लम क्या है सर? सारी प्रॉब्लम है इसके अंदर। कालाबाजारी बढ़ेगी, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मामला वो नहीं चल सकता कहीं भी। एसडीएम को अधिकारी नियुक्त कर दिया आपने, किसान झगड़ा होगा तो एसडीएम तो कंपनी वालों की मानेगा। फिर आपकी मंडियां समाप्त कर दोगे आप, कहाँ आवश्यकता है? जो मंडियां
बड़ी मुश्किल से हर जगह मंडी में किसान को कंपटीशन का भाव भी मिलता है। और अगर आप किसान का भलाई चाहते हो तो आप समर्थन न्यूनतम जो एमएसपी है, एमएसपी के दायरे में और फसलों को लाके और एमएसपी हर साल 10% बढ़िया तो ये हो कि जब धारा 370 हटा सकते हो तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर रहे? ये करो, किसान अपना आप जिंदाबाद बोल देगा मोदी जी। कृष्णबीर चौधरी जी क्या जवाब देंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर कालाबाजारी की उन्होंने आशंका जाहिर की है और एमएसपी पर भी बोल जी बेनीवाल साहब। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उदाहरण तो महाराष्ट्र से लेकर पंजाब और हरियाणा तक सबके सामने है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान की अपनी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा एक सवाल है सबसे बड़ा कि राजनीतिक दल कितनी सफाई से अपनी बात को रखने के लिए चाहते हैं, लेकिन वो ईमानदारी नहीं बरतते। 2011 में पवार साहब ने लिखा, बिल्कुल मुख्यमंत्रियों को लिखा, सबको पता, पूरे देश को पता, 8 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी, सबको पता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो है किसान संगठनों को बुला के बात की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमसे भी बात की गई थी, इसीलिए मैंने कहा है। और हमसे नहीं की गई, 125 लोग संगठनों के लोगों से बात की गई थी और इन्हीं मुद्दों पे की गई थी। ये बात सिर्फ आज की नहीं है, ये बात पिछले 10 सालों से 12 सालों से चली आ रही है, चर्चा चली आ रही है। जब स्वामीनाथन कमीशन बना था तब रिफॉर्म की बात थी, तब इन्वेस्टमेंट की बात थी, तब उसमें यह था कि भाई रिफॉर्म नहीं होंगे तो कैसे बढ़ेंगे, तब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तब इसलिए था कि रिम्यूनेटिव प्राइस कैसे किसान को मिले। असली बात पैसे की है, किसान का लाभ कैसे हो। जहां तक इस बात का सवाल है, अगर हमारे मित्र ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था अभी तक चली आ रही थी, किसी का फिर फोन आ गया, इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया, रद्द किए जाए। मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं कि अगर ये रद्द कर दिए जाएं और जो व्यवस्था चली आ रही थी, तो फिर उन 92% किसानों की जो दुर्गति आज तक हुई है, जिनको एमएसपी का लाभ नहीं मिला, मेरे मित्रों से मेरा एक निवेदन ये है कि उनकी दुर्गति क्यों, उनके बारे में कब सोचेंगे हम लोग। उन्हें बाजार में कभी कोई विकल्प, कहीं कोई व्यवस्थाएं सुधार की बात करना अगर अपराध है तो फिर हम अपराध ही कर ही रहे हैं। फिर तो हम जिस तरीके, एक बात मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि हमने फडणवीस जी के यहाँ, पाशा पटेल थे सीएसीपी का चेयरमैन, मेरा बहुत ही खास मित्र रहा, उस पर दबाव डाल के हमने कंपलसरी करवाया था, पेनल्टी पनिशमेंट क्लॉज एमएसपी पे करवाए थे। उस समय कांग्रेस और एनसीपी ने वो बवाल काटा पूरे महाराष्ट्र में कि वो सब कुछ नोटिफिकेशन जो है वापस लिया महाराष्ट्र की सरकार ने। ये बहुत दूर की बात नहीं है, ये अभी की बात है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले की। मैं तो उसके बाद अहमदनगर में कार्यक्रम में, अपने कार्यक्रम में समाज के में गया और मैंने ये कहा कि मैं वर्तमान महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूं कि एमएसपी कंपलसरी क्यों नहीं करते, पेनल्टी पनिशमेंट क्लॉज जो पहले। कृष्णबीर चौधरी जी का भी तो एक पक्ष है ना, करने को तैयार नहीं है। कई किसान हैं जो खुले बाजार में अपनी फसल को बेचने को लेकर खुश है। 30 सेकंड्स का रिस्पॉन्स आप दोनों से। अभय जी 30 सेकंड्स में आप बोले, फिर गौरव जी। अंजना जी, कृष्णवीर जी ने बहुत अच्छी बात की कि उनको सरकारों के समय बुलाया गया। प्रधानमंत्री जी 6 जनवरी 2020 को सारे उद्योगपतियों को आपने बुलाया, टाटा जी को बुलाया, तो किसान नेता टिकैत से क्यों नहीं बात कर सकते? आपने अडानी अंबानी को बुलाया तो उग्रा से क्यों नहीं बात कर सकते? उनका कानून उन्हीं को तय करने दीजिए। और ये कानून एग्जिस्ट कर रहा है प्रधानमंत्री जी, सिर्फ इसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो आपने संशोधन करके भंडारण की अनुमति दे दी, उससे प्राइजेस क्रैश होते हैं। ठीक है, जवाब ले रहे हैं अभय जी प्लीज जल्दी से। गौरव भाटिया, देखिए अंजना जी, बेनीवाल जी बड़े ही सम्मानित साथी हैं हमारे, लेकिन मैं खुली धमकी दे रहे हैं सर, 2 लाख लोग लेके आएंगे। अरे कांग्रेस तो वैसे ही बर्बाद हो चुकी है, उनपे क्या समय नष्ट करना। अरे बेनीवाल जी, आपका एक वक्तव्य है, मैं जरा पढ़ रहा हूँ, सारे दर्शकों को दिखाते हैं कैसे सब पलटी मार रहे हैं। जैसे प्रकाश सिंह बादल जी ने भी जो कहा था, ऑर्डिनेंस आने के बाद उससे बदल गए। आपने कहा है मोदी कैबिनेट की ओर से लिए फैसलों से किसानों को लाभ होगा, किसान अपने हिसाब से अपनी उपज कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। ये मेरे हाथ में न्यूज है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। पहले बढ़ाई की थी, अब धमकी दे रहे हैं। अंजना जी 1 मिनट, बस 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लो। वो 10 सेकंड का एक रिस्पॉन्स दे दे। पहले बढ़ाई कर रहे थे सर, अब धमकी दे रहे हैं। नहीं की मना कर रहे हैं। बढ़ाई नहीं की मैंने कभी। चलिए दिखाई है, चलिए अगर नहीं बढ़ाई करी, आप ही का वक्तव्य है, पत्रिका में आया है, ऐसे ही मैं नहीं कहूंगा। दिखाई दे रहा है तो आप देख लीजिए। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, शायद याद नहीं आ रहा आपको।
मोदी कैबिनेट की ओर से लिए फैसलों से किसानों को लाभ होगा। बेनीवाल जी, कैबिनेट में बैठता हूँ मोदी कैबिनेट में। अरे भाई साहब, बात उसकी नहीं है। अच्छा ये बताइए, 5 जून 2000 सरकार का कहना है कि कई संगठन मान रहे हैं, कई संगठन अभी भी अड़े हुए हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो जानबूझकर समझौता नहीं होने दे रहे। तो क्या सियासी पेच है समाधान में? देख रहे थे आप इसी पर हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।